नमस्कार दोस्तों। आज है 14 सितंबर 2018 और हम फिर से हाजिर हुए हैं आप सबके सामने प्रीलिम्स करंट अफेयर्स लेकर। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं और ऑलमोस्ट सारा कंटेंट जो है फ्री है। फ्री कोर्सेज आप देख सकते हैं मंडे टू फ्राइडे कौन से आता है और वीकली अफेयर कौन कौन सा है। हम साथ ही साथ जीएस के साथ साथ दो ऑप्शनल भी फ्री में कवर कर रहे हैं। फ्री है आप सभी के लिए यूट्यूब पे। और पेड कोर्सेज जो हैं बस उसमें टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्सेज पेड हैं। अदरवाइज़ जो है बाकी ये जितना भी आप ये कंटेंट देख रहे हैं जीएस और ऑप्शनल से रिलेटेड ये सब का सब फ्री है। तो बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन पे ये है विष्णु, इसका द हिंदू में एक हेडलाइन है ये जिसका मतलब हेड न्यूज़ है ये है जिसका शीर्षक है विष्णु टू द रेस्क्यू ऑफ टेम्पल टर्टल्स। बेसिकली क्या बात करी गई है, ये ना ये बात करी गई है कि एक टेम्पल है लोटा देवी टेम्पल जो कि वेस्ट बंगाल के जलपैगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ना जैसे टेम्पल में डिवोटीज आते हैं तो वो डिवोटीज बहुत सारी चीज़ें जो जो अपनी ऑफरिंग्स लेके आते हैं वो वहाँ के स्मॉल, वहाँ एक वाटर बॉडी है वहाँ अंदर डाल देते हैं। उसकी वजह से जो है वहाँ ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत कम हो रहा है पानी में। तो उसकी वजह से जो है जो इंडियन रूफ टर्टल्स हैं उनको जो है ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उस पर आगे भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि अब उनका हैचिंग का पीरियड भी स्टार्ट है। और जो ये विष्णु जी का इससे ये लिंक है कि विष्णु जी के जो 10 अवतार हैं, दशा अवतार जो हैं, उनमें एक अवतार जो है वो कुर्मा का है। कुर्मा माने एक टर्टल था, ठीक है, तो वो टर्टल वाला अवतार जो है वो विष्णु जी का, उसे कुर्मा अवतार बोला जाता है। तो अब लोगों को ये बताने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि यहाँ पे जो है आप जो अपनी ऑफरिंग्स डाल रहे हैं वो डायरेक्टली पल्यूट कर रही है पॉन्ड को, जिससे इनको काफ़ी हानि पहुँच सकती है इन टर्टल्स को। तो वहाँ एक कुर्मा आइडल जो है वो रख दिया गया है, जिसकी वजह से जो उसके आसपास ही जो अपनी ऑफरिंग्स वो रख सकते हैं, इसलिए पॉन्ड में ऑफरिंग्स नहीं जाएंगी। ठीक है, और फिर बात करते हैं जी इंडियन रूफ टर्टल की। ये क्या है कि इसकी ना डिस्टिंक्ट रूफ होती है एट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द शेल। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कि टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द शेल जब हम बात करेंगे इसकी, जब हम पिक देखेंगे। ठीक है, और ये मेजर रिवर्स जो है साउथ एशिया की है वहाँ पाई जाती है और काफ़ी जगह पे पहले यहाँ पेट भी, इनको एज अ पेट भी रखा जाता था। ठीक है, ये क्वाइट वाटर टर्टल है। ठीक है, मतलब ये उस जगह पे नहीं होता है जहाँ बहुत ज़्यादा जो पानी फ्लो में बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वाइट स्ट्रीम्स में होंगे या कैनाल्स में होंगे, पॉन्ड्स में होंगे या वाटर टैंक्स में होंगे। ठीक है, और ये ब्रैकिश कोस्टल वाटर्स में रहता है। ब्रैकिश का मतलब होता है जो स्लाइटली सॉल्टी होता है। ठीक है, तो स्लाइटली सॉल्टी जो वाटर्स होते हैं तो कोस्ट के पास मिलेंगे आपको, क्योंकि वहाँ से रिवर का फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है और जो सी का जो है सॉल्टी वाटर है, तो वहाँ पे जो है ब्रैकिश वाटर होगा बीच में, तो वो ब्रैकिश वाटर में भी ये रहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बारे में बात करें कि ये धूप लेना, अर्ली मॉर्निंग में धूप लेना जो है वो बहुत पसंद करते हैं, कि उसकी वजह से जो है इनके एक तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है और फिर उसके साथ ही साथ इनको जो है विटामिन डी जो है उसका सिंथेसिस होने में मदद मिलती है। ठीक है, इनका साइंटिफिक नेम है पैंक्शुरा टेक्टा। ठीक है, ये कौन कौन सी नदी में पाया जाता है? ये पाया जाता है गंगा में, ब्रह्मपुत्रा में, इंदस में और महानदी में। ठीक है, और महानदी रिवर पर कौन सा डैम है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ANS और साथ में कॉलन डाल के। ठीक है, ताकि मुझे पता लगता रहे कि कौन कौन से लोग जो हैं ये रेगुलरली देख रहे हैं और रेगुलरली सर्च कर रहे हैं। ठीक है, इससे आप लोगों का ही फ़ायदा है, हमारा तो क्या ही फ़ायदा है इसमें। ठीक है, एंड ये जो है ये नॉर्दर्न पेनिनसुलर इंडिया में भी पाया जाता है, मतलब ऊपर वाले पार्ट में, उत्तरी भारत में और दक्षिण भारत में भी, और ये बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो IUCN स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न्ड। लीस्ट कंसर्न्ड IUCN स्टेटस उस स्पीशीज़ को दिया जाता है जो जिसकी पॉपुलेशन को जो है उन्होंने इवेल्युएट कर दिया है। ठीक है, और वो बाकी जो और कैटेगरीज है जैसे वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, ठीक है, तो उसमें नहीं डाले जा सकते। ठीक है, तो 2001 से पहले क्या होता था, ऐसा बोला जाता कि इनको जो है कंजर्वेशन इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दीज आर नॉट कंजर्वेशन डिपेंडेंट, मतलब जो लीस्ट कैटेगरी वाले स्पीशीज़ थे। लेकिन अब ये बोला जाता है कि नहीं, इनके लिए भी कंजर्वेशन ज़रूरी है। इसलिए आप देखेंगे कंजर्वेशन एफर्ट अभी ये किया गया है ना, जो विष्णु जी का जो है आइडल वहाँ कुर्मा का आइडल वहाँ रखा हो, क्योंकि वो विष्णु जी का दशावतार माना जाता है ना। ठीक है, फिर आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसकी रूफ, आप रूफ टाइप देख रहे हैं,
ये जो रूफ टाइप है, ठीक है, तो ये रूफ है और ये देखिए इतना छोटा सा है और ये हैंड में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये एज अ कॉमन पेट इंडिया में भी इस्तेमाल किया गया है, मतलब रखा जाता था, लेकिन जो है अब नहीं रखा जाता क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया, तो अभी वैसे ज़्यादा लोग नहीं रखते हैं क्योंकि सेंसिटिविटी बहुत बढ़ रही है। और फिर बात करते हैं जी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, वो जो न्यूज़ है कोटानट रीजन के बारे में। कोटानट रीजन ना एक्चुअली आपने एनसीईआरटी में जो ज्योग्राफिक एनसीईआरटी है क्लास 12 की, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कोटानट की जो बिलो सी लेवल फार्मिंग जो है, ठीक है, वो उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसलिए जो धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करते हैं, पहले कोकोनट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, कहाँ पे है, और फिर डिस्कस करते हैं कि यहाँ जो पैडी है कैसे उगाई जाती है, फिर धीरे धीरे आगे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो आज ही ये सारा करेंगे। देखो पहले कोकोनट रीजन जो है ना वो है केरला में, और वो 2 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, अलापुजा और कोटायम, ठीक है, अलापुजा एंड कोटायम। कोटायम डिस्ट्रिक्ट पे 2017 में जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, आया हुआ है, कोहिमा टू कोटायम जो है कितने स्टेट्स आएंगे बाय रोड जाना हो, ठीक है। एंड कोटानट रीजन इज फेमस फॉर इट्स कयाल्स, ठीक है, कयाल्स मतलब बैक वाटर लगून्स, एंड वास्ट पैडी फील्ड्स, ठीक है, वास्ट पैडी फील्ड्स, पैडी मतलब जो है धान मतलब राइस, ठीक है, और जिसे जीरी भी बोल देते हैं पंजाबी में, ठीक है। द रीजन हैज़ अ लोएस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया, इसका हाइट नीचे है, मतलब 4 से 10 फीट नीचे है, सी लेवल के भी नीचे हाइट है, ठीक है इसकी। और कुटनाडु जो है ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट एक प्रोड्यूसर रहा है राइस का, ठीक है। जो रॉयल स्टेट था ट्रेवनकोर का जो रॉयल स्टेट था उसमें जो है ये राइस प्रोड्यूस होता था बहुत ज़्यादा इसी एरिया में, और इसी करके अभी भी हो रहा है, तो इस करके इसको राइस बोल ऑफ केरला भी बोला जाता है, ठीक है। इट्स ऑल्सो नोन एज राइस बोल ऑफ केरला। और यहाँ पे जो फार्मिंग है ना ये दैट इज़ नोन एज बायोसेलाइन फार्मिंग, ठीक है। और बायोसेलाइन फार्मिंग क्या होती है, देखो वो फार्मिंग होती है जहाँ पे ना या तो इसके काफ़ी टाइप्स होते हैं। एक टाइप तो ये होता है कि आप ऐसी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं जो कि सॉल्ट रेजिस्टेंट है, ठीक है, सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप ग्रो करना। फिर एक ये होता है कि जहाँ सॉल्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है या ब्रैकिश वाटर प्रेजेंट है, अगर आप वहाँ उस लैंड को रिक्लेम करते हैं और वहाँ उगाते हैं कुछ, ठीक है, तो वो भी बायोसलाइन फार्मिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ डिक्लेयर्ड कोकोनट फार्मिंग सिस्टम एज GIAHS होता है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कोकोनट के बारे में आगे चलते कि यहाँ केरला की 4 मेजर नदियाँ हैं, ठीक है। एक है पंबा रिवर, ठीक है, पंबा, मीनाचिल, अचनकोविल एंड मानेमला, ठीक है। ये 4 मेजर रिवर थे, और यहाँ क्योंकि बैक वाटर था इसलिए यहाँ पे बोट रेसिंग भी होती है जिसे हम वलमकली बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा एक मूवी में जो है टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की है, उसमें भी जो केरला की जो है रेस दिखाई गई है, ठीक है। तो ये बोट रेस जो होती है, और इसको नेहरू ट्रॉफी रेस भी बोला जाता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप क्लास 12 की इंडिया वाली आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो इसका पूरा नाम होता है कोकोनट बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम। बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 4 से 10 फीट सी लेवल के नीचे होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सी है, मान लो ये एक सी है और यहाँ नीचे कर देंगे, ऐसा नहीं है। देखो ऐसे जहाँ सी होता है, ठीक है, आसपास सी है या रिवर आ रही है, तो यहाँ पे बीच में एक ऐसी लैंड है जिसको रिक्लेम कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन उसका ऑल्टीट्यूड नीचे है सी लेवल से, ठीक है, तो उसका मतलब वो होता है। और ये जो है मोस्टली जो डेल्टा स्वैम्प्स होते हैं ना उसमें से पानी को जो है पंप आउट करके वहाँ जो है ये ग्रो किया जाता है। देखो मोस्टली रिक्लेम्ड डेल्टा स्वैम्प्स, ठीक है। जो द नीदरलैंड्स है ना, द नीदरलैंड्स उसे हॉलैंड भी बोलते हैं और वहाँ के लोगों को डच भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ एक पोल्डर सिस्टम ऑफ फार्मिंग होता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मेल खाती है ये चीज़, ठीक है। तो आप अगर पूछा जाए कि पोल्डर सिस्टम फार्मिंग क्या है, तो कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ का मेजर ऑक्यूपेशन फार्मिंग है और राइस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसका मॉनिकर क्या है, राइस बॉल ऑफ केरला बोला जाता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ पहले 2 क्रॉप्स ग्रो की जाती थी साल में, अब एक साल में 3 क्रॉप्स ग्रो की जाती है, ठीक है। और वेम्बनाथ लेक भी जो है ये भी श्रिंक कर रहा है इसी करके, क्योंकि यहाँ बहुत सारा जो इसका एरिया है ना वो दैट हैज़ बिन रिक्लेम्ड फॉर दिस बिलो द सी लेवल फार्मिंग।
पहले जो अर्ली टाइम्स में जो है ये रिक्लेम की जाती थी एक हैंड मतलब मैनुअली की जाती थी एक व्हील की वजह से, जिसे व्हील को चक्रम बोले जाते थे। अब तो जो है ये पंप्स की वजह से भी रिक्लेम की जाती है, पानी को बाहर निकाल दिया जाता है उस एरिया से और वहाँ जो है राइस ग्रो किया जाता है। इन राइस फील्ड्स को क्या बोलते हैं, द हिंदू में ये वर्ड भी मेंशन है, पदाशेखरम्स, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया पहले मैनुअली होता था चक्रम, और उसके बाद से जो है स्टीम इंजन्स की वजह से जो है जो पंप्स आते हैं उनके जो है वाटर को जो है निकाला जाता है और वो लैंड एरिया को रिक्लेम किया जाता है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, ये कोटानेट में फार्मिंग की ही है, ये इवन केरला टूरिज्म की जो ऑफिशियल साइट है केरला टूरिज्म वाली की, तो उसमें आप ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे कि इसमें जो है वर्ल्ड एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, जैसे ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम GIHS, इसका जो टैग दिया गया है, ठीक है, FAO ने दिया है, तो वो टैग बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसे एग्रीकल्चर सिस्टम्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, वन ऑफ विच इज़ कोकोनट बिलो सी लेवल फार्मिंग, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो सस्टेनेबल हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मॉडल्स हैं, ठीक है। तो उनको रिकग्नाइज और सेफगार्ड करने के लिए एंड साथ ही साथ सपोर्ट करने के लिए 2002 से जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये टाइटल देने शुरू कर दिए थे, ठीक है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स। और अब आप पूछेंगे कि कोटानाड में जो कोटानाड सिस्टम ऑफ फार्मिंग है, इसमें ऐसा क्या है कि वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो वो आजकल आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारा पानी जो है सी लेवल राइज कर रहा है, ठीक है। तो मालदीव्स एंड इवन बांग्लादेश ने कुछ एरियाज़ में ही कोकोनट यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जहाँ पानी आता है उसके बाद जो है आप कुछ एरियाज़ में से पानी रिक्लेम करेंगे, क्योंकि सी लेवल राइज करेगा तो नेचुरली उस जगह तक भी पानी पहुँचेगा जहाँ पहले पानी नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उस वहाँ से आप ड्रेन करके जो है यहाँ पे इस टाइप के राइस को जो है ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो चेंज सिनेरियो में, क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अपनी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब जैसे क्या हुआ है, ये न्यूज़ में क्यों है, इसीलिए क्योंकि अभी जो केरला में जो फ्लड्स आई हैं, तो उन केरला में जो फ्लड्स आने की वजह से जो है पहले क्या होता था कि यहाँ बंड्स बना दिए जाते थे, बंड्स की वजह से जो है पानी रोका जाता और फिर कैनाल की मदद से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, मात्रा में दिया जाता था इन एरियाज़ में। अब क्या हो गया कि वो जो बंड्स हैं वो पानी ने या तो तोड़ दिए या तो वो पानी के नीचे ही सबमर्ज हो गया, तो वो बहुत सारा पानी जो है ना वो इन लैंड्स में आ गया और जहाँ यहाँ क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी क्रॉप्स बिछ गई हैं, मतलब ख़राब हो चुकी हैं वो क्रॉप्स। तो अब ये देखिए कि ये सस्टेनेबल है, ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी देखिए कि इतनी ज़्यादा मानसून हो रही है, ठीक है, काफ़ी एरिया में हो रही है। इनफैक्ट अब तो आ रहा था कि अरुणाचल और असम में भी बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। तो उसमें भी ये, उस सिनेरियो में ये भी नहीं अब काम कर सका, ठीक है। अब फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। एक UNO की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। इसका मेन गोल है कि हमें हाई क्वालिटी फूड देना है सबको, ताकि सब लोग हेल्दी रहें। और सबसे पहली बात है कि सबसे पहले हमें हंगर को इरेडिकेट करना है। इसके 194 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है, और ये 130 कंट्रीज़ में अभी जो है वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, ठीक है। और ये क्या है कि यहाँ पे डिबेट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, ठीक है, कि हमें क्या जो है फूड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर्स है रोम में, जो कि कैपिटल है इटली की। और इसके प्रायोरिटी एरियाज़ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी एरियाज़ पहला तो देखिए वही है कि आपको हंगर एलिमिनेट करनी है, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन भी जो है वो काफ़ी हद तक इरेडिकेट हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे क्या है कि ये कहते हैं कि हमें पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, और पॉलिटिकल कमिटमेंट्स चाहिए कि जिसकी वजह से जो है फूड सिक्योरिटी जो है वो हो जाए इंडिया में, ठीक है। और फिर एग्रीकल्चर को, फॉरेस्ट्री को, फिशरीज़ को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाना है, ठीक है। अब वो सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे, जैसे कि वो प्रमोट कर सकते हैं कोकोनट सिस्टम। अब जैसे कोकोनट सिस्टम फार्मिंग वाला है, उन्होंने प्रमोट किया तो उसकी वजह से जो है कंजर्व किया और उसको फिर प्रमोट किया, तो उसकी वजह से क्या है कि बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों ने भी इसको अपनाना शुरू कर दिया।
फिर है रिड्यूस रूरल पॉवर्टी। अब ये क्या है कि इसके गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक है। ये कहते हैं कि सोशल प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद है कि इंक्लूसिव एंड एफिशिएंट एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स को जो है एनेबल करना है, ठीक है। ये कोकोनट से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंक्रीज द रेजिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स टू थ्रेट्स एंड क्राइसिस। अब वहाँ कोकोनट में एक ये फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड है ना, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड फार्मिंग है, और इंडिया में भी जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है फार्मिंग में जो है फार्मिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो उनकी रेजिलियंस कैसे बढ़ाई जाए ताकि कल को कोई क्लाइमेट चेंज आता है तो उसको और कैसे रेजिलियंस बढ़ाई जाए, और कंट्रीज़ को वो कैसे हेल्प करें, ठीक है, जिन कंट्रीज़ में ये नेचुरल कैलामिटीज़ हो रही हैं। तो ये इसका प्रायोरिटी एरिया है, ठीक है। और फिर ये बात गौर करने लायक है कि 2 फंडामेंटल एरियाज ऑफ वर्क, जेंडर एंड गवर्नेंस, ठीक है, जेंडर सेंसिटिविटी एंड गवर्नेंस आर फुली इंटीग्रेटेड इन द फॉरमेंशन्ड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एक्शन प्लान। पीछे वाला एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। देखो कोडेक्स जो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, ठीक है, ये फूड क्वालिटी से फूड स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, और ये डेवलप किया था FAO ने एंड WHO ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन बनाई थी 1961 में, जो कि जो है कोडेक्स स्टैंडर्ड्स बनाती है। कोडेक्स स्टैंडर्ड्स किससे रिलेटेड है, वो फूड स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो है गाइडलाइंस एंड टेक्स्ट सच एज कोड्स ऑफ प्रैक्टिस अंडर द जॉइंट FAO WHO फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम, फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसका मेन एम यही है कि वो कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, और फूड स्टैंडर्ड्स को अच्छा बनाया जाए, ठीक है, और कोऑर्डिनेट करें डिफरेंट जो इंटर गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज है, ठीक है, उनके वर्क को। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जी CJI की अपॉइंटमेंट कैसे होती है भारत में। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और फिर क्या जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, ठीक है, वो बात करता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फिटेस्ट सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, उसको बनाया जाएगा। क्या कहते हैं, मतलब जो सीनियर मोस्ट जज है अगर वो फिट हैं तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और इसके लिए क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उसको पहले लॉ मिनिस्ट्री बोलेगी कि आप जो रिटायरिंग होगा, इनकम्बेंट होगा, रिटायरिंग CJI को लॉ मिनिस्ट्री बोलेगी कि आप जो है कोई नेम सजेस्ट करें, ठीक है। तो अब जस्टिस तरुण गोगोई का जो है नाम सजेस्ट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने। और फिर वो क्या है कि वो लॉ मिनिस्ट्री जब लॉ मिनिस्ट्री बोलेगी कि CJI को कि आप कोई नाम सजेस्ट करें तो वो नाम सजेस्ट करेंगे। उसके बाद जो क्या है कि वो नाम सजेस्ट करेंगे लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर जो है वो PM के पास जाएंगे, और PM जो है फिर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप इनको जो है CJI बना दें। लेकिन मेन बात ये है कि अगर कई बार डाउट होता है कि जिसका नाम सजेस्ट किया गया है ही और शी इज़ नॉट फिट टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तब क्या है कि दूसरे जजेस से जो है कंसल्टेशन की जाती है, जिसकी उसके बाद ही फिर कोई और चीफ जस्टिस चुना जाता है। फिर इकोनॉमी सेक्शन पे चलते हैं। इसमें क्या है कि सिंगापुर जो है RCP टॉक्स हिट टेरिफ रॉड ब्लॉक इंडिया टू टेकल कॉल बिफोर नवंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ ना एक RCP एक पैक्ट है, प्रपोज्ड पैक्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसकी टॉक्स नवंबर 2018 में सिंगापुर में जो होनी है, इससे पहले इन लोगों ने क्या किया था, जो मेंबर्स हैं बहुत सारे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया था कि हम 2018 तक जो है इसको शुरू कर देंगे। लेकिन अब ऐसा होता नहीं लग रहा है, ठीक है। वो ऐसा होता क्यों नहीं लग रहा है, इसीलिए कि जो है जो टैरिफ्स पे लेकर ना और कुछ एग्रीमेंट्स को लेकर जो है काफ़ी रॉड ब्लॉक्स आ रहे हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है, जो कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। फिर हम चलते हैं जी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्चुअली में है क्या। ये एक्चुअली में मैंने जैसा कहा था प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। इसके मेंबर कौन कौन से, 10 मेंबर तो हैं जो एशियन वाले हैं, ठीक है, और 6 एशिया पैसिफिक के स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनकी एग्रीमेंट ऑलरेडी है, ठीक है। FTA है एशियन के साथ, जिसमें इंडिया भी आता है और चाइना भी आता है, और गौरतलब ये है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी है, ठीक है। साउथ कोरिया है लेकिन नॉर्थ कोरिया नहीं है। फिर देखिए RCP की नेगोशिएशन स्टार्ट कब हुई, अगर क्वेश्चन आता है ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में, ठीक है, एक स्टेटमेंट आती है कि RCP नेगोशिएशन कब स्टार्ट हुई, तो वो हुई थी नवंबर 2012 में
एशियन समिट में कंबोडिया में जो हुई थी, लेकिन इसकी जो फर्स्ट समिट हुई थी जो इससे रिलेटेड आरसीपी की जो फर्स्ट समिट हुई थी वो हुई थी 2017 में हुई थी, नवंबर में, मनीला में, ठीक है। मनीला किसकी कैपिटल? फिलीपींस की, ठीक है। फिर आरसीपी जो है इसको क्या कि एक ऑल्टरनेटिव देखा गया था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में, जिसमें ना एशिया और अमेरिकन नेशंस थी, लेकिन इंडिया और चाइना नहीं थी। तो फिर इंडिया और चाइना किस में आ गई थी? वो आरसीईपी बनाने के सोच रहे थे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में जान लेते क्या होता है, ठीक है। इससे आपका इकोनॉमी का जो है सेक्शन इस पर काफ़ी ग्रिप आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी बार न्यूज़ में आता है, ठीक है। बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है ना, वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की सेकंड स्टेज होती है, जिसमें क्या होता है कि एटलीस्ट 2 कंट्रीज़ या 2 और मोर कंट्रीज़ वो डिसाइड करते हैं कि यार हम जो है ना ट्रेड बैरियर्स जो हैं, जैसे टैरिफ्स हैं, इंपोर्ट कोटा है, ठीक है, ये सब जो है हम ख़त्म कर देंगे, और हम क्या करेंगे, हम जी ट्रेड इंक्रीज़ करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर ये बिल्कुल ऐसा ये कर दें, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ पीपल आर ऑल्सो फ्री टू मूव, अगर मूवमेंट पीपल की फ्रीली कर दें तो उसको क्या, उसको ओपन बॉर्डर बोला जाएगा, ठीक है। और फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जैसे मैं बता चुका हूँ कि सेकंड स्टेज है। अब ये कस्टम्स यूनियन से कैसे डिफ़र करता है? कस्टम यूनियन थर्ड स्टेज है। कस्टम यूनियन से ये ऐसे डिफ़र करता है कि कस्टम यूनियन में ऐसा होता है कि मान लो 2 कंट्रीज़ हैं, ए और बी। अब एक और थर्ड कंट्री आता है जी, सी। ए और बी के बीच में एफटीए है, ठीक है। तो ए जो है, इन्होंने आपस में जो इक्वल, जो इनकी अपनी टर्म्स के हिसाब से जो इन्होंने जो है अपने टैरिफ्स वगैरह रखे हैं, डिसाइड किए हैं, वही चल रहा हुआ। लेकिन ए सी से जब डील कर रहा है तो ए की अपनी मर्जी है वो कितना टैरिफ और कस्टम रखेगा, और बी की अपनी मर्जी है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि ये सेम होंगे, लेकिन अगर वो हो जाता है, कस्टम्स यूनियन हो जाता है, तब क्या होता है? कस्टम्स यूनियन में तो इनको थर्ड पार्टनर से भी जो है जो नॉन मेंबर है इस चीज़ का, लेकिन थर्ड कंट्री जो है उससे भी जो ये डील कर रहे हैं, तो वो उसके जो रेट्स जो हैं, टैरिफ रेट्स वगैरह, वो इक्वल रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ए और सी, ए एंड सी के बीच में जो टैरिफ रेट्स होंगे वो बी एंड सी के बीच में भी होंगे, ठीक है। और फिर स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो 7 स्टेजेस कही गई हैं, लेकिन मैं जो है बिल्कुल जो इम्पॉर्टेंट वाली है ना, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हैं, सिर्फ वही डिस्कस करूँगा, इम्पॉर्टेंट वाली, ठीक है। फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट होती है पीटीए, जिसे प्रेफरेंशियल जिसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बोला जाता है, या प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया हो जाता है वो एरिया जहाँ बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रेडिंग ब्लॉक होता है जो ये बोलता है कि यार हम जो है एबॉलिश नहीं करेंगे टैरिफ्स, लेकिन रिड्यूस कर देंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। और बेसिकली इसमें और जो सेकंड स्टेज है, ठीक है, उसमें जो है कि काफ़ी लाइन ना, डिफ्रेंसिएशन की लाइन जो है वो काफ़ी ब्लर है, ठीक है, ऑलमोस्ट एक जैसी है। फिर सेकेंड वाला तो हम डिस्कस कर चुके हैं, एफटीए, ठीक है। फिर थर्ड जो है कस्टम्स यूनियन, ठीक है। कस्टम्स यूनियन भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पीछे क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आती है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है कि ये कस्टम यूनियन और कॉमन मार्केट को जो है कंबाइन करता है, ठीक है। इसमें देखो, पहले आप ये देखिए कि कॉमन मार्केट क्या होता है, ठीक है। कॉमन मार्केट में होगा कि इसमें फ्री मूवमेंट होगी लेबर की, ठीक है, जो पीपल की, और फिर सर्विसेज की और पैसे की, कैपिटल की, ठीक है। तो और अगर कॉमन मार्केट को हम कस्टम यूनियन से कंबाइन कर दें, ठीक है, इसमें यानी कि यूनिफाइड टैरिफ्स हो जाएं और एक्सटर्नल फ्रंट से भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको इकोनॉमिक यूनियन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अगर ये अपनी बजटरी और फिस्कल पॉलिसी सेम कर दें, ठीक है, अगर ऑलमोस्ट सिमिलर कर दे तो उसको फिस्कल यूनियन बोला जाएगा, ठीक है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज अपने जो है फिस्कल या बजटरी पॉलिसीज़ को शेयर कर लें, यानी कि कॉमन सा कर दें, तो उसको फिस्कल यूनियन बोला जाएगा, ठीक है। और फाइनल स्टेज कौन सी आती है? वो आती है पॉलिटिकल यूनियन की। और लास्ट में एज यूजुअल जो है एक मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए, जो आप अपनी तैयारी में और लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। देखो, द पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, द फ्यूचर इज येट इन योर पार, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो, पास्ट जो है, जो होना था वो हो चुका, ठीक है, उस पर डोंट
क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, ठीक है, उस पर बार बार सोची मत जाओ जो हो गया, क्योंकि जो हुआ अच्छा हुआ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। और द फ्यूचर है वो आपकी पावर में अभी है। वो कैसे पावर में है, देखो आपको ना एक पास्ट और फ्यूचर के बीच में आपको मालूम होगा प्रेजेंट आता है, प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट भी होता है, इसीलिए भी शायद इसको प्रेजेंट बोला जाता है, क्योंकि गिफ्ट है, ये आपके हाथ में है, ठीक है। और अगर आप इसमें कर्म अच्छे कर रहे हैं तो जो कर्म फल है, कर्म का फल क्या है, वो फ्यूचर फॉर्म ऑफ कर्म है, ठीक है। तो जो वो फल यानी कि फ्यूचर में जो आएगा वो तो अच्छा ही आएगा, अगर आप इसमें डट के मेहनत कर रहे हैं, रेगुलरली पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर और स्टैटिक पार्ट जो है रेगुलरली कवर कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ, तो जो है कर्म फल वो आपके जो है अच्छा ही आएगा। इसीलिए जो है द फ्यूचर इज़ येट इन योर पावर, आपके पावर में है। कैसे पावर में है, प्रेजेंट के थ्रू, जो आप मेहनत और शिद्दत जो है प्रेजेंट में करेंगे, लगाएंगे, और वही की वही जो है फ्यूचर में आएगी, ठीक है। तो पास जो हो गया हो गया, कभी आप हो सकता है आपकी सप्ली आ गई हो, या आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ना कर सके हो, या आप जॉब कर रहे हो तो पहले जॉब कर रहे हो तो आप सोचो काश मैंने पहले दिया होता, वो सब भूल जाओ। वट एवर इज़ देयर इट इज़ नाउ, एंड उसी को नाउ को यूज़ करते हुए आप अपना फ्यूचर व्हाट विल बी, वो जो है आप अपना जो है वो फ्यूचर को जो है एक सुनहरा भविष्य बनाए। आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।